आज हम लोग गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। गॉस लॉ से पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें ही पढ़नी होगी, जैसे एरिया, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कूलम्ब्स लॉ का, कहाँ से? गॉस लॉ से। ये सब चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरिया वेक्टर होता क्या? अब देखो, एरिया वेक्टर है और क्या? एरिया। हमको एक चीज़ पता है, एरिया क्या होता है हमारा? स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया क्या है मेरी? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको वेक्टर बनाओ। तो वेक्टर हमको पता है, स्केलर क्वांटिटी का से मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब मैंने अगर इसको स्केलर को वेक्टर बनाना है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन देना पड़ेगा। ये मेरा एक एरिया है। अब इसको मैं डायरेक्शन दूँ कैसे? तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ना इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा क्या ले लेता हूँ? बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊँ परपेंडिकुलर? तो ये 2D है, तो मैंने ऐसे करके दिखा दी। तो ये क्या होगी? मैंने हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी ले ली है? परपेंडिकुलर ले ली है। तो यहीं से हम लोगों का इसको हम लिख देते हैं ए कैप। समझ में आ गया? ये मेरा क्या हो गया? एरिया वेक्टर की मैंने क्या कर दी? डायरेक्शन कर दी। अब या ए कैप मत लिखो, आप क्या लिखो? ए के पीछे से एन कैप लिख दो। अब ये आपकी क्या बन चुकी है? एरिया वेक्टर। कैसे बना है? क्योंकि मैंने एन कैप लगा दिया है। एन क्या है? एन कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है? एन अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करवा देते हैं, बस आपका क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये आपको समझ आ गया? ये कैसे आया? मैंने क्या लगा दिया? बस एन कैप लगा दिया। अगर आपको किसी को वेक्टर बनाना है ना, जो स्केलर होता है, हम लोग क्या कर देते हैं? एन कैप लगा देते हैं। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। कैसे? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबके सब क्या थे? स्केलर थे, लेकिन फोर्स को मेरे को वेक्टर बनाना था। मैंने क्या लगा दिया था? एन कैप लगा दिया था। समझ में आया बेडू? बस यही तो आना था। अब यहाँ पे मैंने बना दिया क्या? एरिया वेक्टर बना दिया है। मेरे को आ गया है एरिया वेक्टर। हमेशा इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। एक ही जगह पे ना आपकी काफ़ी बार यहाँ पे क्या दिखा देते हैं? एस के फॉर्म में दिखा देते हैं। आपकी बुक में एस फॉर्म में, आप एस फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एस लिख लो, कुछ भी लिख दो। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, फ्लक्स पता है? फ्लक्स अगर मैं मान के चलूँ, ये एक बोर्ड है मेरा, ये एक बोर्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कर रहा है बात, ठीक है। तो ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा एक फ्लक्स समझ लो। यहाँ पर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होंगी, इस फ्लक्स से या इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होंगी, वही क्या होता है? मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझ में आया? ये जैसे सपोज करो ये क्या है? मेरा एक एरिया है। कितना एरिया है? एस एरिया। एस एरिया, यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होंगी, वो क्या होता है? मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने क्या बोला? एरिया वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलूं, ये होता है फाई से डिनोट। किससे होता है? फाई से होता है डिनोट। तो फाई जो होता है मेरा, वो पता है कितना हो जाता है? मैंने क्या बोला? जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी। अब देखो, यहां पर से हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे करके पूरे बोर्ड से हो रही है। तो मैं क्या करूंगा? पूरे बोर्ड का तो मैं गिनता नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा? एरिया निकाल दूंगा इस बोर्ड का, उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, बस। तो क्या करा दिया मैंने? एस से मल्टीप्लाई करवा दिया। एस क्या है? मेरा एरिया वेक्टर है। अब देखो, ये आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। लेकिन कभी अगर एंगल में हो गया तो, जैसे सपोज करो ये आप तो आपका एरिया वेक्टर था, इसकी तो डायरेक्शन ऐसी रहेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस बार मैंने ऐसे नहीं भेजी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने भेजी है ऐसे। ऐसे इतना मेरा एंगल बन चुका है। इतना मेरा क्या बन चुका है? थीटा एंगल बन चुका है। ये एग्जैक्टली ऐसे होगा। ये मेरी फील्ड थी, मैं पहले तो ऐसे करके भेज रहा था, लेकिन मैंने कहा इस बार मैं ऐसे करके भेजूंगा, ऐसे करके। तो इस बार कितने का एंगल बन गया? थीटा का एंगल बन गया थीटा का एंगल। तो बस, तो इसमें मैं कौन सा थीटा लगाऊंगा? इसमें मैं लगाऊंगा कॉस थीटा। क्या लगाऊंगा? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या है? मेरी स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स मेरी स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए क्या लगूंगा? कॉस थीटा। समझ में आया? फ्लक्स मेरी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसको और कैसे लिख सकता हूं? फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट एस। अब देखो, इसमें मैं, अब बोलोगे ये तो अगर एरिया वेक्टर 90 है, यहां पे मैं 90 रखूं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है।
अरे वेट, हम लोग किसका एंगल लेते हैं पता? हम लोग लेते हैं ये तो एरिया वेक्टर का, तो ऐसे होगा एंगल, ऐसे होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होगा, एक मिनट दूसरे मार्कर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, ऐसी करके जा रही है, ऐसी करके जा रही है। फर्स्ट इस केस की ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बात फर्स्ट केस की ले रहा हूँ, ऐसे करके जा रही है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, कितना एंगल है, 0 डिग्री। कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो अगर ये 0 हो जाता है, मैं मान लेता हूँ अगर 0 हो गया, मेरा थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो मेरा फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई एस, इतना आ जाएगा मेरा फ्लक्स। अगर मैं बोलता हूँ ये तो मेरा क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगली बार मैं बोलता हूँ मेरा ऐसे करके कुछ एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे, तो कितना हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। अब बोलता हूँ मैं तीसरी बार, मेरा ऐसे करके तो एरिया था, लेकिन मैंने ऐसे करके छोड़ दी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके, ऐसे करके छोड़ दी। अब क्या होगा, अब 90 का हो गया, कितना होगा मेरा फ्लक्स, 0। क्यों, अरे पास हो रही है क्या? अगर मैं ऐसे करके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता हूँ नीचे को छोड़ता हूँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पास होगी क्या इस एरिया से? नहीं हो पाएगी ना, होगी नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा, फ्लक्स मेरा कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया कैसे होगा, कब 0 आएगा, कब मैक्सिमम होगा? इस केस में क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम, इस केस में क्या हो जाएगा मेरा मिनिमम, इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो बाकी कितने भी कोई से भी एंगल है, बाकी तो इस पे हो जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्या है मेरा, इतना आपको आ गया, एरिया वेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ये दो आ गई ना। अब तो गॉस लॉ देखना ऐसे करके आ जाएगा। कैसे, हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली, क्या, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, ये पढ़ लिया। दूसरा फ्लक्स पढ़ लिया, फाई कितना होता है, ई एस, ई डॉट एस, कॉस को हम डॉट लिखते हैं ना, ई एस कॉस थीटा, तो ई डॉट एस, बात सेम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गॉस लॉ। अरे गॉस लॉ, अगर आपको फ्लक्स पता है ना, ये पता क्या बोलता है, कहता है जो भी फ्लक्स होगा ना, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी, किससे, एक क्लोज्ड एरिया से, ऐसे करके हमारे क्लोज्ड एरिया, ठीक है, यहां पर से जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो अगर मैं एस वेक्टर इसको मान लेता हूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रही होगी ना, ये होता क्या वैसे, फ्लक्स होता है। वो पता है किसके बराबर होता है, क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके, जो ई डॉट एस है ना, वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्लक्स लिख सकते हैं। समझ में, तो जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको कि क्यू कहाँ है, अरे इसके अंदर कुछ चार्ज होंगे ना, लाइट से मैंने मान लिया क्यू चार्ज है, और क्यू नहीं मानना। आप बोल रहे हो कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये माइनस Q3 है, ये Q4 है, तो हम लोग सिंपल इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, बस। अब जो भी आएगा, सपोज करो ये कैपिटल Q के बराबर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट, बस ये आ जाएगा आपका। यही तो है आपका फ्लक्स। अब एग्जैक्ट अगर मैं डेफिनेशन पढ़ के भी बताऊं ना आपको, पता क्या होती हो, वो होती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होती है इसकी क्या, डेफिनेशन। अगर आपको इसकी SI यूनिट निकालनी है, जरा मेरे को SI यूनिट निकाल के बताना आप लोग, कितनी आएगी इसकी, फ्लक्स की SI यूनिट क्या आएगी। अरे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, अरे नहीं पता, अरे यार क्या भाई हो तुम, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, बस ये हो जाएगी। ये किसकी होगी, फ्लक्स की होगी यूनिट। अब यहाँ पर से फ्लक्स की आ गई है। अब इतना आपको गॉस लॉ आ गया समझ, बस। अब क्या है, प्रूफ करना है इसका। अरे प्रूफ पता है क्या करना है, हम लोगों को ना इन दोनों से ना ये प्रूफ करना है। लो कर देते हैं यार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई क्या होता है हमारा, ऐसे करके लिख सकते हैं, थीटा ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखो मैं मान के चल रहा हूं, क्या मान लेता हूं कि ना ये क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको d5 मान लेता हूं। तो यहां पे मेरे को क्या मानना पड़ेगा, ds मानना पड़ेगा, छोटे से एरिया से। अगर मैं इसको मैं ds एरिया मान लेता हूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगी, और बाकी क्या बोलता हूं, ये छोटा सा क्या है मेरा फ्लक्स, d5 है, और यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, ds एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, तो e ds cos थीटा। इससे पहले क्या लिख लेना, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट एस होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये लिख देना। इनका क्या करेंगे, कल मैंने बता रखा है
जब भी हम लोग छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालनी होती है क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेट कर दो, ये तो क्या करोगे, d5 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे। अब मैं लेट से के लिए एक केस मान लेता हूँ, ये देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में थीटा बन रहा है 0 का, तो मैं इसमें 0 मान लेता हूँ। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, ई डी एस ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई, टोटल फ्लक्स कितनी आ जाएगी, फाई, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, डी एस, डी एस क्या है मेरा, पूरे सर्कल का एरिया बताना मेरे को। ये क्या मेरा, ये स्फेयर है, क्या है, स्फेयर है। स्फेयर का एरिया क्या होता है, एरिया ही तो है, डी एस क्या मेरा, एरिया ही तो है। एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरा ई मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने, ई मैंने पढ़ा था जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। इसको मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फ्लक्स कितना आ गया, ऊपर सिर्फ क्यू बचा है, नीचे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा है। आंसर, अरे ऐसी तो है, मुश्किल है क्या, ये देखो सिंपल, मैंने क्या ई डी एस लिया, ई की वैल्यू रख दी, आ गया पूरा, कट कुट खुद ही जाएगा, बस आपको क्या रखना था, इंटीग्रेट करके डी एस की वैल्यू कितनी आ रही थी, डी एस की वैल्यू आ रही थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, बस। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे किसको, कुलम्स लॉ को, किससे, गॉस लॉ से। चलो करके देखते हैं। एक चीज़ तो हमको पता है, गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होती है, तो क्लोज एक सरफेस बना लो, ठीक है। अब एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, लेट से मैंने क्या मान लिया, डी एस मान लिया, और यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, आ रही है। अभी गॉस लॉ पे चलते हैं सीधा। गॉस लॉ का हमको एक फॉर्मूला पता है, ये होता है आपका फॉर्मूला, पता है, d5 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पता है ना, इतना पता है, बहुत पता है। अब देखो d5 इक्वल्स टू ई डॉट डी एस है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा निकालना है, छोटे से बड़ा निकालना है, इसलिए इंटीग्रेट किया, ये फाई आ गया, ये कितना आ गया, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे जल्दी बोलो, मैं एक्चुअली ना यहाँ पे ये फाई था ना, मैं फाई लेता ही नहीं हूँ, मैं क्या ले लूँ, मैं यहाँ पर ले लूँगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है, चाहे फ्लक्स लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, बस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, लिख दिया। अब यहाँ पे डी एस क्या है, मेरा सर्कल है, ये स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस। इसकी मैं रेडियस आर मान लेता हूँ, पिछले वाले केस में भी आर ही मानी है मैंने रेडियस, समझ में आ गया। अब इसको नीचे डाल दूंगा, नीचे डाल दिया, क्यू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये मेरी आ गई ई। मेरे को तो क्या निकालना है, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ होता क्या है, कुलम्स लॉ तो ये होता है यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना। अरे तो ये तो मेरा ई आया है ना, ई का मेरे को एक फॉर्मूला पता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये होता है, यहाँ से निकाल लूंगा एफ इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट, ई ये कितना है मेरा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अरे यही तो था मेरा, था कि नहीं था, अरे था कि नहीं था, ये आया कि नहीं आया, सेम तो आ गया, सेम आ गया, तो बस यही तो आना था। कुलम्स लॉ समझ आ गया, कैसे प्रूफ किया मैंने गॉस लॉ से, बस। अब दो चीज़, अगर आपको कुलम्स लॉ में पूरा का पूरा सही करना है कुलम्स लॉ को, उसके सारे न्यूमेरिकल, तो हमको दो चीज़ें पक्का याद रखनी है, सिर्फ दो चीज़ें। कौन कौन सी, एक तो हमको क्लोज सरफेस लेना है, ताकि क्या हो जाए, सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, ठीक। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बोलता है आपको जो ई और डी एस के बीच में है ना, वो सब हर एक पॉइंट पे या तो आपका वो परपेंडिकुलर होना चाहिए या आपका पैरेलल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या 90 होना चाहिए, तभी आपका क्या आता है, सबसे सही आ जाता है। क्यों, क्योंकि बाकी में कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है, इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। आपको न्यूमेरिकल भी ऐसे ही देगा, ऐसा नहीं देगा कि अलग ही दे दिया दुनिया से परे कुछ, कि 67 पे बताओ, कि 68 पे बताओ, कि 69 पे बताओ, ऐसा करके नहीं देगा वो आपसे सिंपल सा पूछेगा। तो अगर आपको बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो इतना टफ देगा ही नहीं, समझ में आया। सीबीएसई में तो खासकर बिल्कुल नहीं देगा। इतना आ गया। अब देखो,
अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक चार्ज्ड वायर जो कि बहुत लंबी है, वायर बना लूँ, होती कैसी है वायर, सिलेंड्रिकल। अरे होती है, कोई कहीं ये तो नहीं बोल रहा लंबी होती है, अरे लंबी तो होती है लेकिन सिलेंड्रिकल होती है, ऐसी करके तो होती है, ऐसी तो होती है ऐसी करके होती है। अब बस अब हम क्या करेंगे, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर से निकालनी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, ये हमारी वायर होगी। हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर से गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। कैसे बनेगी आपकी गॉसियन सरफेस, मैं अलग मार्कर से बना देता हूँ इसको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसे करके बनेगी कुछ गॉसियन सरफेस, ही तो बनेगी इसकी। अरे ऐसी तो बनेगी, इसी के बाहर से, जैसे सर्कल की कैसे बन जाती है उसके बाहर से और बन जाती है, बस इसके बाहर से भी ऐसी बनेगी। कैसे, अब देखो ये बन चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से 3 जगह मेरी क्या होगी, 3 जगह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। किधर किधर से, अब देखो ये तो आपने बना लिया है, वायर मैंने बना लिया है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इससे। अरे कैसे निकलेगी मेरे भाई, क्या होती है फ्लक्स का, फ्लक्स क्या होता है मेरा, E.ds बोल रहे होंगे आप या ES बोल रहे होंगे, चलो ठीक है, लेकिन ये भी तो होता है फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे चार्ज रखे क्या, अभी तक मैंने तो चार्ज नहीं रखे, बनेगी क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कैसे बनेगी, फ्लक्स कैसे बनेगा इसमें, मेरे को क्या लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो तुम्हारा पूरा डेरिवेशन जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब तक चार्ज ही नहीं आएगा तब तक कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दोगे भाई, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे यार। वही चीज़ है, कैसे निकालोगे तुम, जब तक तुमने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया तुम स्कूल में पढ़ोगे कैसे, वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे चार्ज आ गया, अब क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर को, ये निकल रही है, ऐसे करके निकल सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल सकती है, बिल्कुल सही, ऐसे करके निकल सकती है। और कैसे निकल सकती है, और ऐसे करके भी निकल सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है। और कैसे निकल सकती है, ऐसे करके, ऐसे करके निकल सकती है। अरे भाई ऐसे कैसे निकलेगी बताओ, ना ऐसे निकलेगी ना ऐसे निकलेगी, कैसे निकलेगी बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ना निकलेगी। यहाँ को भी कुछ चीज़ निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा आपका ds, क्या निकलेगा ds, या फिर इसको s बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर तो सब जगह से निकल सकता है ना यार, एरिया यहाँ पे भी है, एरिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा आपका s निकल सकता है, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ से आपके s निकलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलेगी। ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E वाली, समझ आ गया, ये निकल गया। अब हम लोग के पे कितने सरफेस आ गए, हमारे पास आ गया एक सरफेस, ये पूरा आ गया 2 सरफेस, ये पूरा आ गया 3 सरफेस, 3 सरफेस आ गया। मतलब 3 सरफेस से हमको चेक करना पड़ेगा कि इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इनमें कोई फ्लक्स वगैरह बनता है कि नहीं बनता है, वो चेक करना हमने। कैसे करेंगे चेक, हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, फ्लक्स से निकालेंगे बट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा वो देखेंगे। अब यहाँ पर है फ्लक्स निकालते हैं, लेट से मानते हैं ये वाला कितना था, φ1 था। या टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करूँ, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यही होगा। अब φ1 की अगर हम बात करूँ, किसकी, φ1 की, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को, ठीक है, S है मेरा इधर को, ठीक है, कॉस का एंगल कितना बन रहा है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर को, मेरा एरिया वेक्टर जा रहा है इधर को, ऊपर को कितने का एंगल बन रहा है, 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। पहला तो गया काम से, चल निकल। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला, चलो वेट, पहले थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला देखो पहले कितना हो जाएगा, E S कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर को, एरिया वेक्टर नीचे को, कितने का एंगल, फिर 90 भाई, फिर 0। अगली बार आप देखते हैं φ2 से, φ2 का कितना बनेगा, एरिया वेक्टर भी इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, यहाँ दोनों, तो कितने का एंगल बन रहा है, 0। तो E S cos 0 कितने का बन गया, ES बन गया, कितना बन गया, ES बन गया। समझ में आए, क्या बन गया, ES। अब अगर आपको इतना आ गया, बहुत आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमको पता φ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये दोनों तो गए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों 0 है कि नहीं है, अभी तो निकाला, ये देखो बचा हमारा φ2 कितना है, E
एस, ई एस है। अब देखो मैं क्या मान लेता हूँ, अभी मैं पूरे का एक साथ तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट से मैं मान लेता हूँ छोटा सा फ्लक्स है, कितना छोटा सा, यहाँ पर से इतना सा मान लेता हूँ, तो मैं इसको डी एस मान लूँगा, डी एस ही मान लूँगा। तो यहाँ पे आप सब जगह पे क्या लगा लो, डी एस लगा लो, सब जगह पे डी एस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। डी एस लगा दिया, यहाँ पे भी डी एस आ गया। छोटे से के लिए मान लिया, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एस लिख दिया था, बाकी ये क्या होगा, छोटा सा ही लेता हूँ हमेशा, डी एस आ गया, डी एस आ गया। अब छोटा सा है, मेरे को चाहिए बड़ा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर लो, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले आप एक और काम कर लो। क्या कर लो, ये मेरा क्या है, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, लीनियरली। ये सिर्फ एक लाइन में है बस इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, किस में, एक लाइन में। अगर एक लाइन में है इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो आपकी वो भी कैसा आ रहा होगा, या क्या बोल सकता हूँ, कैसे में, अगर मैं इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट देखता हूँ, ये किस में, सिलेंडर में है, सिलेंडर में। अब सिलेंडर के किस में, सिर्फ इस पार्ट में, ये इस पार्ट में, यहाँ नीचे और यहाँ नीचे है क्या, नहीं है। यहाँ ऊपर से और नीचे से है क्या, नहीं है। तो मैं क्या लूँगा, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या लूँगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है। इसका आ गया मेरे को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं अगर देखूँ क्या होता है, जो मेरा Q होगा उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी से। किससे कर दूंगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों से ही, क्योंकि ये देखो लीनियरली एकदम देखो ऐसे में ही है, सिर्फ ऐसे में ही है, बिल्कुल ऐसे में नहीं है, बहुत ज़्यादा में नहीं है। जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे वहाँ पे होगा आपका क्या होगा, एरिया वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन में है बस, तो इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे होता है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, Q अपॉन एल। एल क्या है, इसकी पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ है एल, समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है, तो Q कितना आ जाएगा मेरा, लैम्डा एल। Q लैम्डा एल आ गया। यहाँ पे आप क्या कर दो, लैम्डा एल से रिप्लेस कर देना, ये लैम्डा एल से रिप्लेस कर दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब E डी एस, अब इसका तो क्या है, डिफ्रेंशिएशन करूँ मैं, सॉरी इसका तो मैं क्या इंटीग्रेशन करूँ, कुछ है ही नहीं इसमें, है क्या, कुछ भी नहीं है। उल्टा आप क्या कर लेना, यहाँ पर से और से करने के लिए ये डी फाई ले लेना इसको। अब डी फाई लोगे, डी फाई के बाद क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देना, ये वाला तो इतना आ जाएगा, समझ में आ गया। ये डी फाई ऐसा कर देना आप लोग, तो यहाँ पर से ऐसा कर देना। अब क्या है, यहाँ पर आप वो कर देना, ये तो इंटीग्रेट है ही पहले से, ई और ये डी एस मैंने बता दिया है। डी एस क्या लेते हैं इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 2 पाई आर एल लिख लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई है, ई की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लैम्डा अपॉन आर। बस ये आपकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है ई की। यहाँ पे ये तो 2 ही है, ये 2 है। अगर आपको इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है, के की फॉर्म में लिखना है, आप क्या कर दो, यहाँ पर 2 से नीचे वो कर दो, क्या 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, 2 से ऊपर करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो के बन जाएगा, और ये इतना आ जाएगा। और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये लगा लो, यहाँ पे एन कैप लगा लेना, बस आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो क्या है, स्केलर है, तो ये सब आपका आ जाएगा। अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका, ग्राफ इसका अगर हम बनाना चाहो, यहाँ पे क्या है, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो कभी भी अगर ना कोई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपका रिलेशन आए ना, ई और आर, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन आ जाए, तो आपका पता कैसा बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा बस ग्राफ। कैसे, ऐसे करके कहीं पे भी आ जाए, अगर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक सिंगल पावर है कोई भी जो नीचे है, ठीक है, बस आपका ऐसा बन जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, जो बाकी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।